Hello and welcome to this session. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So student, in last video we learned about the a single phase induction motor. जहाँ पे हमने पढ़े थे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या नहीं होता, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, और उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किए थे, फॉर दैट सेल्फ स्टार्टिंग वी इम्प्लीमेंटेड द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी. हम क्या करते हैं, जो स्टेटर का जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को हम जैसे बताया था उस वीडियो में कि दो फ्लक्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ये हम करने के लिए क्या यूज करते हैं, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यूज करते हैं. तो इस वीडियो में हमें डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में ही पढ़ना है कि ये किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करके हाउ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल सेल्फ स्टार्ट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ये सेल्फ स्टार्ट कैसे करती है, ये हमें सारी चीजें इस वीडियो में देखना है. सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विथ कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. द कोर्स आउटकम इज use the relevant single phase induction motor for different applications, and the learning outcome is after completing this video you should be able to understand the double field revolving theory and elaborate the various application of single phase induction motor. इस वीडियो में हमें डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, साथ ही में अपने को वेरियस टाइप्स के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है. सो फर्स्ट टू स्टार्ट द वीडियो देयर इज अ प्रोग्राम आउटकम मैपिंग. सो दिस इज द मैपिंग टेबल. हियर वी मैप दिस टॉपिक विथ PO1 दैट इज बेसिक नॉलेज, बिकॉज इस वीडियो में हमें बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ पता चलने वाला है. PO2, this topic will satisfy to the discipline knowledge because this topic is related to our electrical engineering. Then PO3, in this topic there are some diagrams, there are the diagrams, so practices for that diagram. So PO3 also satisfied. Then here the PO9 also satisfied because we communicated with each other. Then PO10 also satisfied because we use the lifelong learning. This topic will use for the lifelong learning. Lifelong learning में हमें use होने वाला है. And here the PSO2 also satisfied, that is program specific outcome also satisfied by this topic. So let us start with a double field revolving theory. So what is the first statement of double field revolving theory? So statement it says that any alternating quantity can be resolved in a two components which rotate in the opposite direction to each other, with each one having a magnitude which is a half of the peak magnitude of the अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. इसका मतलब ये है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जब आती है, यानी जब एसी का सिंगल फेज जब आता है, तो जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब आएगा तो ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है, दो पार्ट में रिजॉल्व होती है. जैसा मैंने आपको बताया कि हाफ मैग्नीट्यूड फॉर द पॉजिटिव एंड द हाफ फॉर द नेगेटिव. तो ऐसे ये दो हाफ पार्ट में अपन उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ये जो हाफ पार्ट होता है ये इक्वल मैग्नीट्यूड यानी अपने जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसके हाफ प्रोपोर्शन में होता है. यानी अगर मान लेते हैं कि फाई, अगर ये पूरा अगर सिंगल फ्लक्स है तो आपको यहाँ पे फ्लक्स मिलने वाले हैं 5/2 एंड 5/2. अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं अपन मैक्सिमम फ्लक्स. सो सी इन दिस पिक्चर, here are the two fluxes are generated, that is phi b and phi f. These both are fluxes are the alternating fluxes. So phi b is nothing but called as a backward flux and the phi f is nothing but called as a फॉरवर्ड फ्लक्स. अब ये दोनों फ्लक्स कैसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जब ये स्टार्टिंग कंडीशन में जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उस वक्त यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है,
जीरो, यानी जीरो जब आपका फायर जो है वो जीरो होता है यानी फायर जीरो है, और इसीलिए यहाँ पे जो नेट टॉर्क होता है वो जीरो होता है और यहाँ पे मोटर अपनी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब क्या होता है, अब सेल्फ स्टार्ट होने के लिए जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि दो कंडीशन होना बहुत अनिवार्य है अगर हमें मोटर को सेल्फ स्टार्ट अगर करना है। कौन सी कंडीशन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि वो दोनों फ्लक्सेस कैसे होने चाहिए, शिफ्टेड बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन अ स्पेस, यानी स्पेस के साथ वो 90 डिग्री में फेज शिफ्टेड रहने चाहिए। साथ में also the two magnetic flux should be in a time quadrature। तो देखिए ये सेकंड आपको जो इमेज है, इस सेकंड इमेज में क्या हो रहा है, ये phi b जो है ये 0 डिग्री के साथ 90 डिग्री पे चला गया, phi f भी 90 डिग्री पे चला गया। अब क्या हो रहा है, ये जो phi b और phi f है, इन दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों की कैसे है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन सेम होने के वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो रिजल्टेंट फ्लक्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्टेटर फ्लक्स। और ये स्टेटर फ्लक्स आपको कैसा मिलता है, मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, और यही मैक्सिमम फ्लक्स आगे जाके हमें रिस्पॉन्सिबल होता है टू जनरेट द ईएमएफ इन अ रोटर। रोटर में ईएमएफ जनरेट करता है, और ईएमएफ जनरेट करने के साथ वहां रोटर में क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और उसी टॉर्क के वजह से ये फिर एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, रिवॉल्व होना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करता है। तो पहली कंडीशन कि ये 90 डिग्री से फेज शिफ्टेड हो गए, दूसरी कंडीशन है टाइम क्वाड्रेचर। टाइम क्वाड्रेचर का मतलब क्या होता है, टाइम क्वाड्रेचर का मतलब होता है बोथ आर इन अ सेम टाइमिंग, यानी जब यहां दो वेव चलेगी, जैसे ये पहली वेव समझ लो phi b के लिए है, अगर मैं दूसरी वेव अगर यहाँ पे phi f के लिए अगर निकालता हूं, तो phi f के लिए अगर दूसरी वेव यहाँ पे मैंने अगर ड्रॉ किया, तो जहां पे आपका phi m 90 डिग्री पे पहुंचा वहीं पे ये सेकंड वेव भी क्या होगा, 90 डिग्री पे अटैच होगी, यानी दोनों का जो क्वाड्रेचर है यानी टाइम का क्वाड्रेचर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा रहना चाहिए, सेम। क्वाड्रेचर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों एक ही एंगल पे सेम तरीके से आने चाहिए, और तभी जाके ये दोनों जो फ्लक्स है वो क्या होते हैं, एक होते हैं, रिजल्टेंट उनका फ्लक्स निकलता है, और वो रिजल्टेंट फ्लक्स अपने को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। सो नाउ लेट अस सी कि क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू कंपोनेंट विल बी द रिजल्टेंट स्टेटर फ्लक्स, एंड हेंस both revolving flux component will cut by the armature conductor and induces the EMF in them। और फिर EMF इंड्यूस होता है, और एज पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, जैसा अपन ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़े थे कि इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब कोई फ्लक्स अगर किसी को रोटर कंडक्टर के पास अगर फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लक्स को वो रोटर कंडक्टर क्या करता है, कट करता है, और कट करके ईएमएफ इंड्यूस करता है, जिसके वजह से रोटर करंट फ्लो होता है। अब ये करंट को जिसने प्रोड्यूस किया उसको वो क्या करता है, अपोज करता है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, और उसके वजह से वहां फिर क्या क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है, टॉर्क क्रिएट होता है, और उसी टॉर्क के बेसिस के ऊपर नाउ योर इंडक्शन मोटर विल बी रिवॉल्व, और इंडक्शन मोटर जो है वो रिवॉल्व होना शुरू होता है। इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो या थ्री फेज इंडक्शन मोटर, दोनों इंडक्शन मोटर ये इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सिर्फ वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली जनरेट होता है, यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जगह अल्टरनेटिंग फील्ड यानी अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, और इसीलिए हमें डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यहाँ अप्लाई करना पड़ता है, और वो अप्लाई करके हम फ्लक्सेस को 90 डिग्री से फेज शिफ्टेड करते हैं, और साथ में उनको टाइम क्वाड्रेचर करते हैं, और उसके बाद फिर अपना जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होना शुरू होता है। और इसके वजह से हमें एक ग्राफ मिलता है, दैट ग्राफ इज अ स्पीड टॉर्क ग्राफ, और ये स्पीड टॉर्क ग्राफ इस तरीके से होता है, दिस हाफ पोर्शन फॉर अ फॉरवर्ड
फॉरवर्ड के लिए यानी जो अपना फॉरवर्ड फ्लक्स है उसके लिए ये रिजल्टेंट टॉर्क मिलता है, तो ये रिवर्स के लिए ये रिजल्टेंट टॉर्क मिलता है। जब इन दोनों को हम, जब ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, ये बैकवर्ड के लिए हो गया, और जब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, सो दिस इज द रिजल्टेंट टॉर्क। ये रिजल्टेंट टॉर्क हो गया फॉरवर्ड के लिए, ये रिजल्टेंट टॉर्क हो गया बैकवर्ड के लिए, और इसी टॉर्क के वजह से क्या होती है, अपनी जो मोटर है वो मोटर जो है वो एक रोटेशन में घूमना शुरू होती है। अब ये रोटेशन में किस तरीके से घूमती है, तो पहले ये अपना फॉरवर्ड यानी यहां से यहां तक जाएगी। समझो यहां से ये स्टार्ट हो गई मोटर, यहां से मोटर जो है वो यहां तक जाएगी, यहां तक जाने के बाद फिर मोटर जो है वो इस तरीके से इस साइड में जाएगी, और फिर ये मोटर जो है एक रोटेशन अपना कंप्लीट करेगा। और इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टॉर्क का रिजल्टेंट मिला के अपना रोटर जो है वो एक सिंगल रोटेशन में अपना रोटेशन क्रिएट करता है। और इस तरीके से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी वर्क करती है, और उसी के बेसिस के ऊपर अपना जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट होता है। तो आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गई, एक 90 डिग्री फेज शिफ्टेड का और दूसरा टाइम क्वाड्रेचर। टाइम क्वाड्रेचर का मतलब ऐसा जब ये दोनों फ्लक्स कैसे आएंगे, एक साथ आएंगे। जैसे सिंपल अगर मैंने एक ग्राफ निकाल के दिया तो ये हो गया आपका पहले फ्लक्स का ग्राफ, तो दूसरा फ्लक्स का जो ग्राफ है अगर ये इस तरीके से आता है तो ये जो है ये फ्लक्स यहाँ से जाएगा, तो ये फ्लक्स इस तरीके से। अब ये दोनों फ्लक्स कैसे आ गए, टाइम क्वाड्रेचर, यानी दोनों फ्लक्स का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम होने का कैसा है, सेम। तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ टाइम क्वाड्रेचर। ठीक है, तो इस तरीके से जब होता है तब ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द डबल फील्ड रिवॉल्विंग theory. Now the next is application of single phase induction motor, और इसी बेसिस के ऊपर कि अपने को यहाँ दो फ्लक्सेस जनरेट करना पड़ता है, और इसी बेसिस के ऊपर इंडक्शन मोटर जो है सिंगल फेज, ये वेरियस टाइप्स के इंडक्शन मोटर अपने को मिलते हैं। वो टोटली ये वैसे तो टोटल 4 टाइप के इंडक्शन मोटर अपने को दिखाई देते। पहला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, थर्ड है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, एंड द फोर्थ वन शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन है फैंस, ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन। सेकंड जो है वो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इसके एप्लीकेशन है ग्राइंडर्स, कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, एयर कंडक्टिंग जो होता है वहां पे इस्तेमाल होता है। तीसरा मोटर है सिंगल फेज का कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, इट्स एप्लीकेशन इज कन्वेयर बेल्ट, रेफ्रिजरेटर, ड्रिलिंग मशीन। these are the application of capacitor start and capacitor run induction motor. And the fourth one is a shaded pole induction motor, its application is a table fan, blowers, washing machine, refrigerator and toy motor. So these all are the application of various motors. ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि लिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड राइट डाउन द एनी वन एप्लीकेशन फॉर ईच। ऐसा क्वेश्चन रहता है, वहां पे आपको 4 टाइप्स लिखना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, और उनके एप्लीकेशन आपको लिखना है। ठीक है, सो नाउ अप टू दिस वीडियो, इस वीडियो में हमने डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में पढ़े। नेक्स्ट अपन ने एप्लीकेशन पढ़े सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, और देखे कि किस तरीके से इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है। Now what are the assignment question? So 2 mostly question will be asked in MSBT. First, explain the double field revolving theory in detail and state various application of single phase induction motor. ये आपको various types के हिसाब से पूछा जाता है। तो ये 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, या 4 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। So in the next video we learn about the split phase induction motor and capacitor start induction मोटर, जो कि इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पहले 2 टाइप्स है, जिनको अपन क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है उनको अपन 2 वाइंडिंग में स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करने के बाद एक को रेजिस्टेंस के साथ अपन अटैच करते, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, और दूसरा होता है
कैपेसिटर को साथ अपन अटैच करते हैं तो उसको बोला जाता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो ऐसे दो इंडक्शन मोटर को हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है सिंगल फेज के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।